जी बच्चों, now the recording has begun. Assalamu alaikum Zainab, and I've already taken out the documents. Okay. ये देखिए, मैंने ऑलरेडी आपके निकाल के रखे हुए थे वो पेपर्स, ये आ गए. यस, देयर वी आर. ये दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे शायद यूनिट 2 के. जी, the firm has total production cost of 2 लाख. Its average fixed cost is 120 and average variable cost is 80. What are the firm's total fixed costs? Can somebody try to work it? या मैं बताऊंगा, फिर आप एक बार कोशिश कर लें. आपको नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ निकालने हैं, फिर तो आसान है ना. एवरेज फिक्स कॉस्ट को उन नंबर ऑफ यूनिट्स में मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी. तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कैसे निकलेंगे? जी, हमें एवरेज कॉस्ट पता है. हाँ बिल्कुल, फिक्स भी मालूम है, एवरेज वेरिएबल भी. यस. हाँ, किसको किससे डिवाइड करेंगे ज़ैनब? किसको किससे डिवाइड करेंगे पहले टू गेट आउटपुट? यानी 2 लाख को डिवाइड करेंगे 200 को. यस, 200,000 डिवाइडेड बाय 200, बिकॉज़ वो हमारी एवरेज कॉस्ट है, एवरेज फिक्स प्लस एवरेज वेरिएबल. तो वो निकल आएंगे जी 1000 यूनिट्स. हाँ, परफेक्ट. वेरी गुड, शाबाश. ऑप्शन डी. मैं एक बार फिर समझा दूं फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु विल वॉच द क्लास लेटर. टोटल कॉस्ट दी हुई है. टोटल कॉस्ट को अगर हम एवरेज कॉस्ट से डिवाइड कर दें पर यूनिट कॉस्ट से, तो वो हमारी आउटपुट निकल आती है ना. तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ओवर आउटपुट, या फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो दोनों दी हुई है. 120 एवरेज फिक्स्ड है, 120 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है. जमा किया 200 हुए. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को डिवाइड किया 200 से, 2 लाख को 200 से. आंसर आ गया 1000 यूनिट्स. अब एक यूनिट पे अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट 120 है, तो 1000 पे टोटल कितनी होगी? 120 into 1000, 1,20,000. ऑप्शन डी. वेल डन ज़ैनब, शाबाश. एनी क्वेश्चन बच्चों, किसी को समझ ना आया हो? 61 जी. A firm has the choice between 5 levels of output. Table shows the total cost and total revenue of producing each output level. ठीक है जी. Firm has a choice of producing at 5 levels of output. Table shows the total cost and total revenue of producing at each output level. The firm could sell whatever output it produces. अब वो टेबल दे दिया, फिर उन्होंने बोला firm decides to produce 4000 units. What is the firm's aim? अब हमें एम निकालने के लिए मालूम करना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं. लेट्स से मैक्सिमाइज प्रॉफिट को चेक करते हैं. रेवेन्यू में से कॉस्ट निकालते जाएं हर लेवल पे. क्या 4000 के ऊपर मैक्सिमाइज हो रहा है आपका प्रॉफिट? नो, बिकॉज 3000 के ऊपर भी 5000 है और 4000 के ऊपर भी 5000 है. ऐसे ही है यामीन? और 2000 के ऊपर 6000. यस, सो बिल्कुल गलत हो गया. तो लेट्स नाउ गो फॉर नेक्स्ट वन. जी, नेक्स्ट है जी टू मैक्सिमाइज सेल्स. किस में किस में सेल्स मैक्सिमाइज हो रही हैं? आउटपुट देखते जाओ. What is- जी मुनीब बोले. आउटपुट 5000 पे मैक्सिमाइज हो रही है, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर आ रही है. अच्छा. अच्छा देखिए, रेवेन्यू कहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है? रेवेन्यू 4000 पे हो रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन आएगी सी. 4000 यूनिट्स पे उसका एम है रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना. सब बच्चों को समझ आ गया या नहीं? एनी कंफ्यूजन जी बिफोर मूव टू द नेक्स्ट यूनिट? अब थोड़ा सा मेरी आदत है कि यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपसे की बातें पूछ लेता हूँ. सबसे पहले तो फीचर्स. परफेक्ट कंपटीशन, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर मोनोपोली और फिर ओलिगोपोली. इनके फीचर्स आप लोगों के माइंड में अलग अलग हैं, या मैं क्विक रन डाउन दे दूँ?
और सबके माइंड में गुड, किसी के नहीं है तो प्लीज बी वेरी ओपन। सबकी डिमांड कर्व्स किस शेप के होते हैं? जैसे परफेक्ट कंपटीशन का परफेक्टली इलास्टिक, मोनोपोलिस्टिक का हाईली इलास्टिक, मोनोपोली का इनइलास्टिक और ओलिगोपोली का किंक डिमांड कर्व। तो ये भी आपको पता है उनकी इलास्टिसिटीज। सारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स हैं, ओलिगोपोली में और मे नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब हम एम्स की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस आउटपुट पे आती है? एम सी इज इक्वल टू एम आर पे। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन किस आउटपुट पे आती है? जब एम आर जीरो हो जाए। ठीक है, हमेशा टोटल्स इकोनॉमिक्स में मैक्सिमाइज कब होते हैं? जब एम यू जीरो होती थी तो टी यू मैक्सिमाइज हो जाती थी। मार्जिनल प्रॉफिट जीरो हो तो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज। अच्छा जी, अब गवर्नमेंट एलोकेटिव एफिशिएंसी या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव किस प्राइस पे सेट करते हैं वो? एम सी एम ए आर यानी एम सी प्राइस के बराबर। जब एम सी कर्व एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व को कट करता है, एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस होता है, तो एम सी इज इक्वल टू ए आर विल बी योर से अपना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहाँ आती है? वैसे इस चैप्टर में शायद ना आए, लेकिन फिर भी जब एम सी किसके बराबर? सी के बराबर हो, उसको लोएस्ट पॉइंट पे कट करें। वेरी गुड, वेरी गुड, यस परफेक्ट। नेक्स्ट मुझे बताएं कि जी आपकी सेल्स मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होती है ग्राफ के मुताबिक? जब ए सी ए आर के बराबर हो, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा हो, परफेक्ट। और प्रॉफिट सेटिस्फिसिंग एम सी एम आर से नीचे प्राइस और ए सी ए आर से ऊपर प्राइस। ठीक हो गया। उसके बाद मुझे बता दें थोड़ा सा उसके बारे में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। क्या कंडीशंस होना जरूरी हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए? फर्म शुड बी अ, यस, परफेक्ट। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आएगी तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। फर्म शुड बी अ प्राइस मेकर, elasticity of demand for the product should be different in both markets, there should be some legal or geographical barriers to separate the two markets। ठीक हो गया जी। उसके बाद मुझे बताइएगा कि जो हमारा होता है क्या कहना चाह रहा हूँ, डेड वेट लॉस। ठीक है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के सरप्लस में कमी होना, वो आउटपुट के जरिए हमें पता लगता है या प्राइस लाइन के जरिए पता लगता है? आउटपुट लाइन नहीं, आउटपुट लाइन के थ्रू। जितनी आउटपुट कम बन रही होती है उस एरिया में आप देखते हैं कितना प्रोड्यूसर या कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा जी लेट्स से बैरियर्स टू एंट्री किस मार्केट स्ट्रक्चर, किन दो मार्केट स्ट्रक्चर्स में बहुत कम या बिल्कुल नहीं होते? परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सबसे हाई मोनोपोली में और ओलिगोपोली में सब्सटैंशियल। अच्छा जी, कौन सी ऐसी मार्केट होती है जिसको अगर गवर्नमेंट क्रिएट करे, बैरियर्स टू एंट्री हटा के, तो उसका एक नाम बन जाता है, कोई मार्केट कंटेस्टेबल मार्केट, जिसमें गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमैटिकली बैरियर्स को रिमूव करती है। परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट हो तो फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं, मैक्सिमाइज नहीं करती, ए सी ए आर पे प्रोड्यूस करती हैं ताकि नई फर्म्स अट्रैक्ट ना हो। और अगर थोड़ी सी इम्परफेक्शन है, कुछ बैरियर्स हैं, तो ए सी ए आर से थोड़ा सा पहले बनाएंगे, एम सी एम आर पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फिर भी नहीं करेंगे। आई थिंक कुछ हद तक हमने बातें कर ली हैं। अब हाँ, natural monopoly is a case where there are unlimited scope of economies of scale। तो एक ही फर्म होनी चाहिए जो पूरे मुल्क में प्रोवाइड करे, क्योंकि उसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे ही जाता जाएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व नहीं होता, उस शेप में नीचे तक जाता जाएगा, नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ डिमांड। तो इसलिए गवर्नमेंट और किसी को लाइसेंस ही नहीं देती, जैसे रेलवेज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी होगी, अपने पास रखती है, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, पूरे मुल्क से आपने सप्लाई करना है। गॉट इट? अच्छा जी, एक चीज और माइंड में आ गई। कोल्यूजन के लिए, चाहे वो टैसिट हो यानी प्राइस लीडरशिप या कार्टेल, उसके लिए कौन से फैक्टर्स होना जरूरी है? कब कोल्यूजन कामयाब हो सकती है? एक बार, यस, शाबाश शाबाश बोलते हैं।
बहुत अच्छे। वॉचडॉग एजेंसीज नहीं होती या वीक होती हैं, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, शाबाश। बिल्कुल सही है। चलें जी, साथ के साथ मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोले हैं। कब कोल्यूशन या आपस में किसी किस्म की भी कार्टेल बनाना, ग्रुपिंग करनी फायदेमंद होती है फर्म्स को, कब वो कामयाब होते हैं? नंबर वन, फर्म्स के लिए बैरियर्स टू एंट्री बहुत हो, नई फर्म्स एंट्री ना हो सके, सो आप अपनी मनमानी कर सकें। नंबर टू, फर्म्स के बीच में स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट हो, ओपन हो एक दूसरे से अपनी कॉस्ट के बारे में, अपने प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में, प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हो, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस मार्केट में स्टेबल हो। ठीक है जी। इसके अलावा फर्म्स जो हैं वो वॉचडॉग एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट वो वीक हों, उन पे कोई खतरा ना हो उनके आने की वजह से। इसके अलावा फर्म्स जो हैं वो एक मुझे भूल रहा है, मेरे जहन से निकल गया कि कौन सा मैंने बोल दिया कौन सा नहीं बोला, खैर वो आ जाएगा टाइमली, तो हमें समझ आ जाएगा। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द चैप्टर 3, मार्केट स्ट्रक्चर्स। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन, लेट्स से इसको सॉल्व करते हैं। अनस, अपना माइक ऑन कीजिएगा। टेबल शोज सम ऑफ द assumptions ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, विच पेयरिंग इज करेक्ट? कोई ऐसी पेयरिंग होगी जो दोनों में बात सच्ची होगी, वरना एक सही होगी गलत होगी, या दोनों गलत हो सकती हैं। अनस, आर यू देयर? मोहम्मद अनस, चलें मजबूरी में मुझे हाँ, सी करेक्ट है, सी करेक्ट है। परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंशिएशन नहीं होती बेटे। अब इसको मैं एक एक को रिजेक्ट करता हूँ। ए में वो कह रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन बैरियर्स टू एंट्री, यहीं से ही पढ़ना छोड़ दो। देयर आर जीरो बैरियर्स टू एंट्री इन परफेक्ट कंपटीशन, और जो मोनोपोलिस्टिक है उसमें भी ना होने के बराबर। बी, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स परफेक्ट कंपटीशन में तो होमोजीनियस, तो ये रिजेक्ट हो गया। सी, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यस, नो बैरियर्स, तो ये पहली बात सही है। अब इसकी साथ वाली पेयरिंग देते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएशन होती है। KFC, AFC, डिफरेंट किस्म के बिग मैक, सब कुछ वही बर्गर्स ही हैं लेकिन डिफरेंशिएशन है। और आखिरी, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक बात है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बैरियर्स टू एंट्री ना होने के बराबर होते हैं, तो सी इज द ओनली टोटली करेक्ट ऑप्शन। सबको समझ आ गया बच्चों? ओके, ओके, माइक्स बंद कर दें। नेक्स्ट जी, अ परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री बिकम्स अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोली। परफेक्ट से मोनोपोली बनी है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट इज आइडेंटिकल टू द सप्लाई कर्व ऑफ द परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री। ठीक है, आप इस बात को इग्नोर करें। हाउ विल आउटपुट एंड प्राइस बी अफेक्टेड? जब वो मोनोपोली बन जाएगी तो आउटपुट, यस, क्योंकि वो MCMR पे चूज करेगी प्रोड्यूस करना, डिमांड सप्लाई यानी MCAR पे नहीं करेंगे, तो बेसिकली आउटपुट डिक्रीज होगी और प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि मोनोपोली का काम ही एक्सप्लॉयटेशन करना होता है। सब बच्चों को क्लियर हो गया? ओके, साथ में ये आप करें, व्हाई माइट अ फर्म इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सॉरी, बी, हाँ, डी फॉर टॉप, टू टर्न कंज्यूमर सरप्लस इनटू प्रोड्यूसर सरप्लस। सिंपल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में वो डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जितना कोई पे करने के लिए तैयार है उसके मुताबिक, उसकी इलास्टिसिटी के मुताबिक, तो कंज्यूमर सरप्लस को उठा के प्रोड्यूसर सरप्लस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मेरे नोट्स में भी ये बात है। ना एलोकेटिव एफिशिएंसी एम होता है रियल वर्ल्ड मार्केट्स का, ना प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को अवॉइड करना भी इसका एम नहीं है। सी, टू टर्न कंज्यूमर सरप्लस इनटू प्रोड्यूसर सरप्लस। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ रही हो? ओके, अब्दुल्ला आसिफ, ये मैं आप जरा लेट ज्वाइन किया, मैं शुरू में बता गया था, लेकिन विच फीचर डज अ कंटेस्टेबल मार्केट शेयर विद अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट? कंटेस्टेबल मार्केट जेन में लाओ, क्या होती है, उसका कौन सा फीचर परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट से मिलता है? बाकी खामोश रहिएगा, अब्दुल्ला आसिफ सॉल्व करेंगे। टेक योर टाइम।
नहीं मेरा बेटा, थोड़ा सा मैं आपको, हाँ सी बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब्दुल्ला, थोड़ा सा मैं आपको कंटेस्टेबल मार्केट से इंट्रोड्यूस करा लूँ। ये कोई भी मार्केट हो सकती है, मोनोपली हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, ओलिगोपली हो, बस गवर्नमेंट बैरियर्स हटा देती है। तो अब जो करंट फर्म्स हैं, चाहे एक फर्म है मोनोपली या हजारों हैं, वो डरना शुरू हो जाएंगी कि नई फर्म्स एंटर हो सकती हैं। सो दिस थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स विल मेक देम अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, दे विल अवॉइड मेकिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट, के नई फर्म्स अट्रैक्ट होकर ना आए। तो कंटेस्टेबल मार्केट में बैरियर्स टू एंट्री रिमूव करते हैं गवर्नमेंट, और वही परफेक्ट कॉम्पिटिशन इसका कॉमन है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री, ऑप्शन सी। समझ आ गया आपको? चले, गुड हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच कैरेक्टरिस्टिक वुड मेक इट इजियर फॉर फर्म्स इन एन इंडस्ट्री टू कोल्यूड? रायान, कब फर्म्स के लिए आपस में एग्रीमेंट्स करना, कार्टेल और बनाने, और प्राइस लीडरशिप एग्रीमेंट करना आसान होगा? थोड़ा मुझे एक बच्चे को एंट्री देनी है, एक सेकंड रायान, सॉरी। जी बेटे रायान, देखिएगा। रायान, आप क्लास में हैं? ये रायान की आवाज तो नहीं थी। रायान नहीं है। अच्छा नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट होमोजीनिटी, मैंने 7 फीचर्स जो बताए उनमें से एक आ गया। फर्म्स के आपस में ओपन, कॉस्ट के बारे में बड़े ओपन हो एक दूसरे के बारे में, प्रोडक्शन मेथड्स का एक दूसरे का पता हो, फुल ट्रस्ट हो आपस में, बैरियर्स टू एंट्री बहुत हाई हो, वॉचडॉग एजेंसीज गवर्नमेंट की का खतरा ना हो, प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हो, डिमांड सप्लाई कंडीशन स्टेबल हो, तो कोल्यूजन आसान होती है। तो ऑप्शन डी, प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। ठीक है, बाकी क्यों रिजेक्ट होती हैं? बैरियर्स टू एंट्री कम है, जैसे ये मिल के प्राइस बढ़ाएंगे नई फर्म्स आ जाएंगी, इनका प्रॉफिट चला जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हो तो उनको ग्रुप में लाना, कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज मींस कोई भी नई फर्म आके नई टेक्नोलॉजी बना के आपसे आगे निकल सकती है, तो कोल्यूजन काम नहीं आएगी, यूनिकनेस आ जाएगी। Next G, number 6, looks like a good question. Diagram shows the cost and revenue curves of a profit maximizing monopolist. Profit maximization MCMR पे होती है। Monopolist average cost is identical to long run supply curve, which would exist in an industry if it was a perfectly competitive industry. Long run उनका जो average cost curve है वही MCV है, straight line हमारा horizontal है। Which area shows the dead weight loss resulting from this monopoly situation? खुद सोचें, परफेक्ट कंपटीशन कहाँ प्रोड्यूस करता है, जहाँ, बिल्कुल सही है मोहम्मद, शाबाश। देखो, परफेक्ट कंपटीशन कहाँ प्रोड्यूस करता है? यहाँ इंडस्ट्री की बात हो रही थी, नॉट फर्म। जहाँ डिमांड सप्लाई के बराबर हो, एवरेज रेवेन्यू डिमांड होता है, एमसी सप्लाई होता है, तो वो वी पॉइंट पे यू आउटपुट बना रहे थे। अब मोनोपली आई, एमसी, ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है, एमसी और एमआर को इकट्ठा किया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट लीड टी पे, तो यू से टी आउटपुट कम बनी, और कंज्यूमर सरप्लस में एक्स वी वाई कमी आ गई, ऑप्शन सी। सब बच्चों को क्लियर है, या मैं ये ड्रॉ कर दूं आप लोग? आसान तो बहुत है। ओके, वेरी गुड। लेट्स, किसी को प्रॉब्लम थी, आवाज आ रही थी कोई? ओके, नंबर 7, बेटे थोड़ी ग्रिप लाइएगा, कुछ बच्चों को इसमें ये अंदाजा है कि काफी प्रॉब्लम हो रही होगी। चलें, दिस वन आई एम गिविंग टू उम्मे कुलसुम। द डायग्राम shows demand and cost curves of a monopolist who initially produces at profit maximizing level of output। उसने एमआरए लगाया, आप खुद बना के लगा सकते हो। The monopolist is required by the government to adopt marginal cost pricing। खुद सोचो, marginal cost pricing क्या होती है? What will be the effect on price charged and output produced? प्राइस कम होगी, आउटपुट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ऑप्शन हमारी आ गई सी। अब मैं ये क्वेश्चन एक बार ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कुछ बच्चों को इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होगी, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। गुड डेज व्हेन आई कुड ड्रॉ ऑन द पेपर, अब पता नहीं क्या हो गया मेरे कंप्यूटर को। लेट्स सी जी। तो इसको मैं, ओह मेरा बोर्ड की तरह ये, लेट्स क्विकली ड्रॉ इट। ये देखो बेटे, मैं एक इमेजिनरी एमआर लगा रहा हूँ, ठीक है। MCMR प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ये होती। अब ये मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, यानी MC इज इक्वल टू डिमांड कर्व AR
ये वाली आउटपुट लेंगे तो देखो आउटपुट बढ़ गई और MCMR पे प्राइस ये थी, अब प्राइस ये हो जाएगी। सबको समझ आ गया बच्चों, या एक बार फिर बता दूं? ओके, आई अज्यूम यू हैव, लेकिन मुझे पता है कुछ बच्चों में समझ नहीं आया। चलें होपफुली। जी 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 बेटे जी। ओके, नेक्स्ट जी। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक मैं करवा दूं आपको कोटाज वाला, उसके बाद आप लोगों से करवा लेंगे। जी बेटे देखो इसमें, द टेबल शोज कॉस्ट ऑफ टू मिल्क प्रोड्यूसर्स। फर्म एक्स की कॉस्ट है 9, फर्म वाई की कॉस्ट है 7। Price received by producers is $10 per liter. Both firms have been given quotas, जैसे वो कार्टेल देती है, allowing them to produce 200 liters per day. Firm X sells its quota to firm Y, assuming constant cost of production and zero cost of entry and exit. इसको छोड़ दो, ये assumptions पहले ही होती हैं. What price did firm Y pay to buy X's quota? कोई ट्राई करना चाहेगा बिफोर आई सॉल्व इट? करें करें, 1 मिनट लगाएं। दोनों फर्म्स का अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर गए और उसके बीच वाला ढूंढ गए तो आंसर ठीक हो जाएगा। वेरी गुड, कौन बोला है? मुजफ्फर शागे, शाबाश। मैं आपसे एक्सप्लेनेशन बाद में पूछूंगा। एनीबडी एल्स हु थिंक्स इट्स डी? वेरी गुड, लेट्स डू इट लिटिल बिट इन होल हार्टेड वे। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक दफा, ताकि बाकी बच्चों को भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए बेटे, अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं फर्म एक्स के और वाई के। एक्स की कॉस्ट पर लीटर है 9 और बेच रहा है $10 पे, तो पर लीटर उसको $1 का प्रॉफिट है। कोटा है 200 लीटर्स का, तो $200 इस फर्म का प्रॉफिट है। सबको समझ आ गया मैंने कैसे किया? फर्म वाई की जो कॉस्ट है वो 3 है, 7 है, और प्राइस जिस पे बेच रहा है वो 10 है, तो पर यूनिट उसको 3 मिल रहा है। 3 इंटू कोटा 200, ये $600 प्रॉफिट बना रही है। अब एक्स कब बेचेगा? जब उसको 200 से ज्यादा मिले। और फर्म कब बेचे, वाई कब बेचेगी? जब $600 से कम उसको कॉस्ट पड़े, वरना दोनों को सूट नहीं करेगा। तो बिटवीन $200 एंड $600 इनकी ट्रेड हो सकती है। किसी को समझ आया ना हो तो बता दें प्लीज। रियली? चलें, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट जी। A firm estimates that all else remaining unchanged, an increase in its output will result in equal proportionate increase in its revenue. ये मैंने मिड्स में दिया था आपको क्वेश्चन। What can be deduced about the price elasticity of demand for the firm's product? जल्दी ना कीजिएगा, जल्दी ना कीजिएगा। कौन सी? वेरी गुड, शाबाश। समझाएंगे कैसे बेटे? मुजफ्फर, आई थिंक आप क्वेश्चन को समझे ही नहीं है, या तो आपका तुक्का लग गया। बेटे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। इंक्रीज इन आउटपुट, प्राइस के चेंज की उसने कोई बात नहीं की। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो यूनिटरी अक्सर बच्चे चूज कर जाते, वन और ए ऑप्शन, और गलत हो जाता। प्राइस चेंज नहीं था, आउटपुट चेंज था। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है। पहले मैं 100 यूनिट क्वांटिटी बेच रहा था, प्राइस लेट से 10 थी, मेरा रेवेन्यू था 1000। अब मैं प्रोपोर्शनेटली उतनी ही आउटपुट बढ़ाई, 200, और 200 इंटू 10, 2000 हो जाएगा मेरा। जितनी आउटपुट बढ़ी थी उसी प्रोपोर्शन से रेवेन्यू बढ़ा। समझ आ गया? तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व आपका होना चाहिए ऑप्शन डी। किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो मुझे बता दें।
ओके, लेट्स गो बैक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव्स पे क्वेश्चन है, दिस आई एम गिविंग टू शाहूद। Diagram shows initial cost and revenue curves of a profit maximizing monopolist. What output will the firm produce if the government fixes price at OP? गवर्नमेंट ने OP पे प्राइस सेट कर दी है। अब प्राइस जो है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बन गया है, एवरेज रेवेन्यू भी वही है, मार्जिनल रेवेन्यू भी वही है। मैंने आपको मैसिव हिंट दे दी है। तो शाहूद कहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट बनेगी? MCMR वाली। प्राइस अब आपका डिमांड कर्व बन गया, क्योंकि हर यूनिट उन्हें ओपी पे बेचना है। ये डिमांड कर्व भी है, एवरेज रेवेन्यू भी है और मार्जिनल रेवेन्यू भी है। हाँ, तो एमसीएमआर की आउटपुट अब कहाँ आएगी बताएं मुझे। JKLM में से कौन सी वाली है? हम्म, के पे। शाबाश, सबको समझ आ गया? ये मैं ड्रॉ करके दिखा दूं? ओके, एनीवन प्लीज। ओके, नेक्स्ट जी। अब वो उसके फीचर्स पे आ गया, अभी आपको रिवाइज भी करवाए थे। व्हाट इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बट नॉट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? और ये क्वेश्चन जब भी आए इसका सेम आंसर आएगा। दोनों में क्या फर्क? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऑप्शन बी। स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, दोनों में नहीं होती, दोनों में लार्ज नंबर है तो रिजेक्ट हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, दोनों शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, लॉन्ग रन में बता नहीं, नॉर्मल कमाएंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ बैरियर्स टू एंट्री, दोनों में नहीं होते। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती है, परफेक्ट में नहीं होती। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। वही सेम क्वेश्चन है। अब्दुल्ला आसिफ दोबारा बताइएगा। आप आपसे मैंने पिछला कंटेस्टेबल मार्केट का क्वेश्चन पूछा था। विच assumption is essential for a market to be contestable? देख लो, टेक योर, कोई मसला ही नहीं है। शाबाश, बी एज इन बॉल। फर्म्स आर फ्री टू एंटर एंड लीव द मार्केट। कंटेस्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही है कि गवर्नमेंट बैरियर्स हटा दे, नई फर्म्स के आने का खतरा पड़ जाए, करंट फर्म्स बिहेव करना शुरू हो जाए कंपेटिटिव मैनर में, एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाने से बचें। फर्म्स आर फ्री टू एंटर एंड लीव द मार्केट। वेरी वेल डन, लेट्स मूव ऑन। ये तो वो क्वेश्चन है जो मैं कहता होता हूँ ना कि आप लोगों को वो दूंगा मैं, स्निकर्स। ये स्निकर्स क्वेश्चन है। कैन समबडी ट्राई टू सॉल्व इट? मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करने दें आपके लिए। देखिए बेटे, diagram shows the long run average cost curve of a typical firm in an industry and demand curve for the industry's product। थोड़ा सा इसको कंपेयर करें। कौन सा ऑप्शन है साथ? बी या डी? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। ओह, बिल्कुल गलत है मेरा बेटा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप। ओलिगोपली, वेरी गुड मोहम्मद, समझाएं कैसे। यस, हाँ, यानी और ज्यादा जगह नहीं है, बिकॉज एक और फर्म भी आ जाए तो वो इंडस्ट्री की डिमांड को कवर कर ले। यस, चले बेटे, आपको मैं एक वर्बल स्निकर जो है ना, एक इमोजी स्निकर्स का भेज दूंगा। ठीक है, वेल डन मोहम्मद अली, शाबाश। देखिए बेटे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सिर्फ एक फर्म का है, डिमांड पूरी इंडस्ट्री की है। ये क्या शो कर रहा है कि इस फर्म की वजह से क्या एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर नहीं आ रहा, मींस मतलब उसको कट नहीं कर रहा, मींस और फर्म्स की गुंजाइश है, लेकिन ज्यादा की नहीं। तो ना मोनोपोली, ना परफेक्ट कंपटीशन, ना मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, जो 2 से लेके 10-15 बड़े प्लेयर्स होते हैं। सो वेरी वेल डन मोहम्मद। किसी को समझ ना आया हो जी? डिमांड कर्व क्या शो करता है इंडस्ट्री का, कि कितनी प्रोडक्ट्स इसमें सेल हो सकती हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व फर्म का आम तौर पर डिमांड कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रहा होता है, जहां से हम प्रॉफिट लॉस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। इस फर्म के एवरेज कॉस्ट कर्व पीछे है, यानी इसकी अकेले से इंडस्ट्री की डिमांड पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब है और फर्म्स की गुंजाइश है, लेकिन ज्यादा की नहीं। एक और भी आ जाए तो वो इंडस्ट्री की डिमांड कर्व तक आप पहुंच जाएंगे। समझ आ गया शाहूद? तो ये ओलिगोपोली। ट्रू, इंडस्ट्री की डिमांड एक फर्म से पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब मोनोपोली नहीं है। लेकिन एक और फर्म आ जाए तो एवरेज कॉस्ट एक और लगा दे, खुद देखिए इंडस्ट्री की डिमांड पूरी हो जाएगी, यानी
डुओपली ओलिगोपली बन जाएगी। हाँ शाबाश, गुड। बी हंग्री फॉर नॉलेज लाइक शाहूद इज, सीखें इसको, समझें। इन विच सर्कमस्टेंस विल अ फर्म सीज प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन? शॉर्ट रन में पहले मुझे बताएं, फर्म कब तक कंटिन्यू करती है? जब तक उसका एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है या उससे ऊपर है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, या कम से कम वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, क्योंकि फिक्स तो लग चुकी होती हैं। तो इसमें फिर आप साफ साफ ऑप्शन आ जाती है। कौन सी ऑप्शन ठीक है जी? इट्स एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो वो बंद कर देंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीज प्रोडक्शन। एग्जिट कब करते हैं फर्म्स? जब लॉन्ग रन में टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम हो, यानी फर्म को थोड़ा सा भी लॉस होगा वो लॉन्ग रन में छोड़ जाएंगे, क्योंकि अब नए फिक्स्ड एसेट्स लगाने का टाइम आ गया है, नया रेंट आ गया है, फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो उस वक्त आप एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं देखोगे, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को कंपेयर करोगे, वो एग्जिट कर जाएंगे आप इंडस्ट्री से। तो सबको क्लियर हो गया? शॉर्ट रन में जब तक रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है कंटिन्यू करते हो, जब उससे कम हो जाता है तो आप, ज्यादा है या बराबर है कंटिन्यू करते हो, जब उससे कम हो जाता है आप इंडस्ट्री छोड़ देते हो। लॉन्ग रन में टोटल रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं टोटल कॉस्ट से, जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम हो तो आप इंडस्ट्री छोड़ जाते हो। किसी को यहाँ प्रॉब्लम? ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ओके जी। डायग्राम शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट। उसने कुछ आपको कर्व्स दे दिए हैं। आसान तरीन क्वेश्चन है, व्हाट मेजर्स द मोनोपोली प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेड बाय द फर्म? पर यूनिट, एक यूनिट पे सिर्फ बताना है, पूरा नहीं बताना। एनीवन? बी बिल्कुल सही है, शाबाश। मैं एक बार आपको इधर ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ, टोटल प्रॉफिट भी और पर यूनिट प्रॉफिट भी। ये देखिए, अब इसको देखें, ये आपका वही ग्राफ आ गया। मैंने एम सी एम आर की, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट लिखा हुआ था, तो एम सी एम आर की हम आउटपुट लेंगे। टेढ़ी होगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आप आउटपुट लेंगे और इस आउटपुट पे ऊपर जाएं, ये आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई, तो हमारी कॉस्ट ये हो गई। और जब डिमांड कर्व तक गए, ये हमारा रेवेन्यू। तो ये टोटल प्रॉफिट का एरिया है, जे के इंटू ओ क्यू, लेकिन खाली पर यूनिट में जे के, या यहाँ पे कोई लेबल हो तो हम वो बोल सकते थे। सो ऑप्शन बी। सब बच्चों को समझ आ गया या अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। एक्सीलेंट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सिमिलर क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, दिस शुड बी डूएबल नाउ। दिस आई एम गिविंग टू शाहूद। आप उस वक्त नहीं आए थे क्लास में, लेकिन फिर भी कोशिश करें। डायग्राम शोज एन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट। देखो, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व लगे हुए हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस आउटपुट ओवी, ठीक है, यानी MCAR वाली, डिमांड सप्लाई को इकट्ठा करके MC सप्लाई होती है और डिमांड AR होती है, तो उन्हें डिमांड सप्लाई के मुताबिक इंडस्ट्री में, फर्म की नहीं, इंडस्ट्री में OV आउटपुट थी। अब जब मोनोपोली बन जाएगी तो वो MCMR पे प्रोड्यूस करेंगे शाहूद। विच एरिया मेजर्स द लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस इफ इट वर टू बिकम अ मोनोपोली? देखिए कितनी आउटपुट कम बन रही है, एक ट्रायंगल बनता है, उसको देखें। नहीं, ट्रायंगल नहीं, सॉरी, कंज्यूमर सरप्लस में कमी पूछ रहा है, सॉरी। क्या बोला आपने? वी कैसे बेटे? कंज्यूमर सरप्लस इज ऑलवेज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। कोई और सॉल्व करते हैं, फिर मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा दूं शाहुद को। कौन सा ऑप्शन है? XYZT, ये कमी हो रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेट मी क्विकली ड्रॉ इट एंड शो यू, ताकि इसमें आइंदा के लिए कंफ्यूजन ना आए। इस तरह क्वेश्चन अगर आ जाए तो बच्चे शक्ल देख के डर जाते हैं, सोचते ही नहीं है इसकी बेसिक थ्योरी क्या है, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। लेट्स सी। उसने कहा जी, ओ वी पे प्रोड्यूस कर रही थी परफेक्ट मार्केट।
अब जब ये मोनोपोली बनेगी तो ये आपका एमसी है, ये आपका एमआर, इनको इकट्ठा करके आउटपुट लें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, और प्राइस अब बढ़ के चली जाएगी यहाँ पे। पहले प्राइस ये थी, अब वहां पे चली गई। तो पहले कंज्यूमर सरप्लस कितना था, ये पूरा एरिया, राइट। अब सिर्फ ये वाला बच गया, तो ये और ये चला गया, ठीक है, और वो बनता है एक्स वाई जी टी। समझ आया शायद कि नहीं? ओके, एनीवन एल्स हु स्ट्रगलिंग? Okay, let's move on. The PED for a product firm's product is zero. Up perfectly inelastic demand है. What will be the effect on revenue? It increases its price by 5%. Let's give it to किसी बच्चे से मैंने नाम पूछा, शारू, शारू आप बता दो। बिल्कुल, जब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हो, जितनी आप प्राइस बढ़ाओ उतना रेवेन्यू बढ़ता है, जितनी प्राइस कम करो उतना रेवेन्यू गिर जाता है। मसलन मैं 100 रुपीज़ प्राइस थी और मैं लेट से 100 यूनिट बेच रहा था, तो 1000 मेरा रेवेन्यू था। अब मैंने 105 कर लिया, 5% प्राइस बढ़ाई, एग्जैक्टली उतना मेरा रेवेन्यू $50 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। तो जितनी प्राइस कम करोगे उतने परसेंटेज से रेवेन्यू गिर जाएगा, जितनी बढ़ाते जाओगे, क्योंकि क्वांटिटी तो हिलनी नहीं है। सो दिस इज ऑप्शन बी करेक्ट। जी बच्चों, किसी को प्रॉब्लम? मार्केट स्ट्रक्चर जितने मुश्किल लगते हैं, ये आप कर लें एक बार टॉपिकल, ये कुछ भी नहीं है, दे आर वेरी इजी। वही बात बार बार। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस आई विल गिव टू Zainab Shoaib. Diagram shows short-run position of a monopolist who believes that in long run excessive profits might attract new entrants to the industry. वो कहता है भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो लॉन्ग रन में नए एंट्रेंट्स आ जाएंगे, मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। If the monopolists believe that at prices above PE, new competitors would enter, which output would he choose to produce which output would he choose to protect his long run profits? तसल्ली से देखिएगा, nothing too tough. मुझे सिर्फ आउटपुट बताएं, ऑप्शन बताएं। अच्छा, आप कह रहे हैं वो प्राइस कम कर देगा। बेटे उसने कहा था पीई के ऊपर नए कंपेटिटर्स अट्रैक्ट होंगे, तो पीई से नीचे वो प्राइस नहीं करेगा। समझ गए? सी ऑप्शन, उसमें उसका MCQ ऊपर आ जाएगा, तो हाँ उसके मुताबिक सी ऑप्शन पे करेगा प्रोड्यूस। सबको समझ आया? ये मैं एक बार बता दूं। ओके गुड, लेट्स मूव ऑन। नंबर 19, दिस इज, यार ये मुझे याद आ गया क्वेश्चन, दिस वाज weird question. Anyways, let's solve it. Diagram shows the cost and revenue curves of a monopoly producer whose only cost of production is fixed cost. तो उसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट लगाई हुई, यही एवरेज कॉस्ट बन गई ना, क्योंकि उसकी वेरिएबल कॉस्ट तो है नहीं। अच्छा, व्हाट विल सच अ मोनोपोलिस्ट डू? मोनोपोलिस्ट हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग या लॉस मिनिमाइजिंग आउटपुट एमसीएमआर पे प्रोड्यूस करता है। कोशिश करें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। नो। डी, शाबाश। कैसे? अच्छा, लेकिन वो ओएक्स पे क्यों नहीं कर रहा? थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट कवर करके, उसको क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसका एमसीएमआर जीरो पे है। एमआर जीरो हुआ, एमसी जीरो था, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है नहीं, तो उसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग या लॉस मिनिमाइजिंग आउटपुट, जहां एमआर जीरो हो रहा है यानी वो एमसी के बराबर हो रहा है, तो इसलिए वो ये आउटपुट लेगा और प्राइस बनेगी वाई या डिमांड कर्व के मुताबिक, और बाकी उसका लॉस होगा, लेकिन उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, इसलिए वो कंटिन्यू करेगा। समझ आ गया सबको?
बिकॉज यहाँ पे उसका, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे उसका MCMR बराबर हो रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग या लॉस मिनिमाइजिंग। ये देखिए, मैं इसको दोबारा यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो डिफरेंट क्वेश्चन आई थिंक, या ये मैंने यहाँ पे दोबारा प्रिंट स्क्रीन लिया इसका, और लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। ये देखिए बेटे, उसने क्या बताया है, उसकी ओनली कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। इसका मतलब है मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट तो वेरिएबल होती है ना हर एडिशनल यूनिट की, तो वो जीरो होगी। तो बेसिकली जीरो वाली लाइन पे उसकी मार्जिनल कॉस्ट है। MCMR की आउटपुट ये बन रही है, इसलिए डिमांड कर्व तक गए, वाई प्राइस ली उसने, और शॉर्ट रन में चलेगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, लॉन्ग रन में बंद कर देगा क्योंकि टोटल कॉस्ट कवर नहीं हो रही। समझ आ गया सब बच्चों को? इट वाज अ वियर्ड क्वेश्चन, आई सेड इट ऑलरेडी। किसी को ना समझ आया तो प्लीज दोबारा पूछ लें, नो शेम। सॉरी, चलिए लेट्स नाउ मूव ऑन। A country's steel producers are members of a cartel. Each member is allocated a production quota and initially produces the maximum allowed under this quota. What will be the effect on total steel production and the industry's total profits of allowing the producers to trade the quotas between themselves? आसान क्वेश्चन, अगर आप पिछला वाला याद करें, वाई ने एक्स से कोटा खरीदा था, वाई सोचें प्रॉफिट्स पे क्या असर पड़ेगा। पहले आसान वाला करते हैं, प्रॉफिट्स पे क्या असर पड़ेगा। जिन फर्म से कोटा पूरा यूज नहीं हो रहा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्योंकि जिनसे पूरा कोटा यूज नहीं हो रहा वो दूसरी फर्म को बेच के प्रॉफिट कमा लेंगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। और जिनका कोटा कंप्लीट हो चुका है और मजीद बनाना चाह रहे हैं, वो और लेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी लेंगे, प्रॉफिट बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा? पहली वाली स्टेटमेंट जरा दोबारा। नो चेंज, बिकॉज पहले ही सारी फर्म्स अपना मैक्सिमम अलाउड कोटा यूज कर रही थी। समझ आ गया? तो प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे पूरी इंडस्ट्री के। एनीवन हु स्ट्रगलिंग हियर? अच्छा, ये गुड क्वेश्चन है। इसका मैं आपको एक बार एक रिवीजन सी थोड़ी सी करवा दूं। रेवेन्यू, इलास्टिसिटीज और इनका सारा ताल्लुक जो हमने मोनोपोली के चैप्टर में सीखा था। एनीवेज, ये ऊपर मैं बना रहा हूं आपका एक नॉर्मल डिमांड कर्व, प्राइस क्वांटिटी, एक नॉर्मल डिमांड कर्व मैंने पूरा लगा दिया। अब जीरो से ओरिजिन से निकली लाइन पे हमेशा इलास्टिसिटी क्या होगी, यूनिटरी, माइनस तो होता ही इसके साथ। अपर हाफ में, ये आपने एएस में भी पढ़ा था, इलास्टिक, माइनस साइन तो बस रिलेशनशिप है, लोअर हाफ में इन इलास्टिक। समझ आ गई ये बात? अब मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको टोटल रेवेन्यू का बिहेवियर दिखा रहा हूं। टोटल रेवेन्यू बढ़ा 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 और फिर मैक्सिमाइज होके नीचे हुआ। रीजन, जब तक डिमांड इलास्टिक थी, क्वांटिटी ज्यादा बनाने से, प्राइस कम करके क्वांटिटी ज्यादा बेचने से रेवेन्यू बढ़ रहा था। यूनिटरी पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो गया। उसके बाद इनइलास्टिक थी डिमांड, प्राइस कम की, क्वांटिटी ज्यादा बेची, तो आपका रेवेन्यू गिरना शुरू हो गया। ये रिलेशनशिप सबको समझ आ गए? ओके, लेट्स गो बैक टू दिस क्वेश्चन। अब आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं दे रहा हूं अब्दुल्ला आसिफ को। अब्दुल्ला आसिफ, उप्स, क्वेश्चन तो है नहीं सामने। अब्दुल्ला आसिफ देखिए, अपर हाफ में व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस ओपी? अब्दुल्ला, आप क्लास में हैं या छोड़ गए हैं? यार ये बच्चे ऐसे ही करते। एनीवेज, शाहूद आप ट्राई कर ले बेटे। हेलो जी, कोई बच्चा कर दो जी। क्योंकि अपर हाफ में इलास्टिक होता है, तो वन से ऊपर का हमने फिगर ढूंढना था।
अगर यही लोअर हाफ में होता तो हम कहते 0.5 या 0.25, और अगर सेंटर में होता तो हम कहते 1। सबको क्लियर हो गया? ओके, लेट्स, जी जी बेटे आदम। अच्छा अच्छा आ गया, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। टाइम भी थोड़ा है, लेट्स ट्राई टू गेट टू 25 या 30 तक। इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन, कोई लॉज नहीं है, व्हाट इज लाइकली दैट द मार्केट फॉर एयर ट्रैवल ऑन द सिंगापुर सिडनी रूट वुड बी हाईली कंटेस्टेबल। वही कंटेस्टेबिलिटी के क्या फीचर होता है, ढूंढे वही बैरियर्स टू एंट्री ना होना या कम होना, तो यू विल बी इजीली एबल टू pick up the answer. Anyone? Airline entering the market would lose little if it later exited that market, यानी sunk cost नहीं है। आज सेटअप हुए हैं, कल को आराम से बेच के निकल सकते हैं, तो कोई sunk cost ज़्यादा नहीं है, तो इसमें बैरियर टू एंट्री, एग्जिट खत्म हुआ, बैरियर टू एग्जिट, तो एंट्री के बैरियर भी हट गया। नेक्स्ट जी, टेबल शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म, व्हाट शुड द फर्म डू। कोई इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपेयर करें उसकी प्राइस को और वेरिएबल कॉस्ट को, उसको कंटिन्यू करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में तो अगर होता तो बाद में देखते। मुझे बताएं, शॉर्ट रन में इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं? सो ऑप्शन बी, कंटिन्यू प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन बिकॉज इट इज कवरिंग इट्स वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस एवरेज रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से 5 सेंट ऊपर है। लॉन्ग रन में इसको क्या करना चाहिए अगर वो पूछता? लॉन्ग रन में उसकी जो फिक्स कॉस्ट है उसको आउटपुट पे डिवाइड करें, आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल आती, जाहिर बात है वो 1.75 से ऊपर निकल जाती। लॉन्ग रन में आपको शट डाउन करना था, एग्जिट करना था, क्योंकि टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से बढ़ गई। गौरव बच्चों, आखिरी बात समझ आ गई? ओके ग्रेट। नंबर 20, ओवर वेरी नाइस, ये चीटिंग वाला एक क्वेश्चन आ गया कोटाज वाला, तो उसको कर लेते हैं, अच्छी बात है। Diagram shows a firm's marginal and average cost curves. Firm enters a collusive agreement with other firms in an industry. It is agreed that each firm will charge a common price OP and will restrict the level of its output to a production quota set by the industry cartel. Firm is allocated a production quota of OQ. The firm decides to cheat. Cheat कैसे करती है फर्म? MCMR पे प्रोड्यूस करना शुरू करती है, प्राइस लाइन जो स्ट्रेट है ना, उस पे प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो व्हाट इज द शॉर्ट रन इंक्रीज इन प्रॉफिट्स? कोई बच्चा बता सकता है या मैं जल्दी से कर दिखाऊं? ये आपके नोट्स में ऑलमोस्ट सेम लेबल्स के साथ मैंने किया हुआ है। नो, वो तो पूरा प्रॉफिट है बेटे, इंक्रीज इन प्रॉफिट सिर्फ बताना है। तो पहला प्रॉफिट उसमें से सी है, पहले प्रॉफिट, नए प्रॉफिट में से पुराना प्रॉफिट माइनस करोगे। मैं एक बात, जेएल, हाँ बिल्कुल सी है, बिल्कुल सी है। वेरी गुड। सो मैं आपको एक बार ये ड्रॉ करके दिखा दूं, ताकि जो बच्चे वीडियो देखें उन्हें कुछ आइडिया हो जाए। ये देखें बेटे, उसको उन्होंने कोटा दिया हुआ था ओ क्यू, इस कोटा पे हम गए उसकी एवरेज कॉस्ट कर्व तक, ये उसकी कॉस्ट थी, और जब डिमांड कर्व तक गए price तक, ये उसका रेवेन्यू, पहले उसका प्रॉफिट ये था। ठीक है, अब जब वो चीट करेगा, एमसीएमआर पे प्रोड्यूस करेगा, इस आउटपुट पे उसकी एवरेज कॉस्ट ये है, अब उसका प्रॉफिट हो गया ये सारा एरिया, PHGL, उसमें से पुराना वाला माइनस करोगे, आपका उसका इंक्रीज इन प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी में अगर वो आपसे पूछता कि उसका कितना प्रॉफिट उसने सैक्रिफाइस किया और कितना गेन किया, तो गेन है जी ये वाला एरिया, और सैक्रिफाइस जो उसने किया है पहले वाला, अब वो ये वाला प्रॉफिट उसको नहीं मिल रहा। समझ आ रहा है? वो ये एरियाज बोलने होंगे। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट? ओके वंडरफुल, लेट्स मूव ऑन, और लेट्स ट्राई टू डू 25 पे शायद रोकना पड़े। कंपेटिटिव मार्केट बिकम्स अ मोनोपोली, व्हाट इज लाइकली टू हैपन? वही बात, प्राइस एंड आउटपुट पे सोचो या कंज्यूमर सर्विस पे, जो भी बोल रहा है। D option, there'll be a transfer of surplus from consumer to producer. I hope इसकी एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ हो, अगर किया हुआ है तो आप लोगों को बड़ी आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। Let me just check very quickly.
हम किसके ऊपर है? चैप्टर 2 और अगला हमारा क्वेश्चन है 25। तो मैं जल्दी से उस पर जाने की कोशिश करता हूँ। इफ देयर इज अ ड्राइंग लाइफ विल बी इजियर। ओह यस, देयर इट इज। अब इस देखो 25D में पहले वो एमसी एआर पे प्रोड्यूस कर रहा था, जैसे परफेक्ट मार्केट करती है डिमांड सप्लाई के थ्रू। एमसी सप्लाई पे होता है, एआर डिमांड के। तो पहले कंज्यूमर सरप्लस था 1 2 और ऊपर वाला एरिया। अब जब मोनोपोली ने एमसीएमआर की आउटपुट ली तो प्राइस पहुंच गई पीएम पे। सिर्फ ऊपर वाला जो नॉन शेडेड एरिया है वो कंज्यूमर सरप्लस रह गया। 1 2 कंज्यूमर सरप्लस कम हुआ, ठीक है, और 1 किधर चला गया? प्रोड्यूसर सरप्लस में। 3 and 2 आर डेड वेट लॉस, लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस में एरिया 1 कन्वर्ट होके चला गया फ्रॉम कंज्यूमर सरप्लस प्राइस बढ़ने की वजह से। सबको बात समझ आ गई? आर यू श्योर एवरीबॉडी? श्योर। देखो बेटे, यहाँ पे हो क्या रहा है? पहले एसी एमसीएआर की आउटपुट ली होगी ना, परफेक्ट कंपटीशन है, और प्राइस ये होगी। उस वक्त कंज्यूमर सरप्लस एरिया 1 2 एंड अबव वाला था। अब मोनोपोली ने एमसीएमआर की आउटपुट ली, प्राइस पहुंच गई पीएम पे। ऊपर वाला सरप्लस मौजूद है, 1 एंड 2 चला गया, 2 डेड वेट लॉस में, 3 प्रोड्यूसर सरप्लस भी डेड वेट लॉस में गया। लेकिन अब इस प्राइस पे 1 वाला एरिया नीचे है फ्रॉम प्राइस लाइन, और सप्लाई कर्व एमसी से ऊपर, तो प्रोड्यूसर सरप्लस में आ गया, कन्वर्ट होके कंज्यूमर सरप्लस से। ओके वंडरफुल, लेट्स मूव ऑन। ये तो शायद मेरा वो है, या अच्छा इधर है। मैं कल बच्चे पे ही छोड़ते हैं क्योंकि मेरी दूसरी क्लास में लेट हो जाती है। कल इंशाल्लाह ताला हम जरा स्पीड लगा लेंगे। एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। आई